अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इकोनोमेट्रिक्स सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो कोरिलेशन। इससे केवल इस पे एक छोटी सी वीडियो पहले बनाई गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ईमेल्स और काफ़ी रिस्पांस आया कि इसको फर्दर एक्सप्लेन करें। तो आज हम इसमें इंशाल्लाह देखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन क्या है, इसकी कितनी पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करे किसी मॉडल में तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्रॉब्ली डिटेक्शन जो है ये इसकी हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकते हैं इसको एक्सप्लेन करें। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में हम इसके टाइप्स और कॉजेज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो छोटे छोटे क्लिप्स में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो अगेन एक बात पहले भी मैंने कई बार बताई कि इन वीडियोस का मकसद ये है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना। डिटेल्स इस किसी टॉपिक्स की क्या हैं, उस पर किस कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, उसके ऊपर कैसे उसकी क्रिटिसिज्म हैं या उसकी कोई थ्योरीज हैं या उसकी जो अप्रोचेस हैं, उसके लिए लामहला आपको बुक्स ही स्टडी करनी पड़ेंगी और मज़ीद आपको नेट पे या आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के आप उसको देख सकते हैं। लेकिन बेसिक पर्पज़ इन वीडियोस का ये है कि आपको ये पता चल जाए कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। सो लेट्स बिगिन जी। व्हाट इज़ ऑटो कोरिलेशन? ऑटो कोरिलेशन क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन सिंपल ये समझ लें कि जो एरर टर्म्स हैं हमारे टाइम सीरीज़ डेटा में या क्रॉस सेक्शन में, चले हम पहले टाइम सीरीज़ डेटा ले लेते हैं। तो जो करंट पीरियड का जो एरर टर्म है और जो प्रीवियस पीरियड का जो एरर टर्म है, इनके दरमियान अगर किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप हो तो उसको हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। ये हमारा एक एजम्पशन था OLS का। आपने आप वो वीडियो भी देख लें जिसमें हमने एजम्पशन एक्सप्लेन किए। हम OLS के जो चंद एजम्पशंस हैं उनमें से एक एजम्पशन ये है कि आपकी जो दो एरर टर्म्स हैं कंसेक्यूटिव, वो आपस में लिंक्ड कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये एजम्पशन वायलेट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं एरर टर्म। ये जो UI और UJ है, इसका मकसद I और J जस्ट दे रिप्रेजेंट टू टाइम पीरियड्स। मसलन आपने 15 साल का डेटा लिया है और लेट सपोज हम ये कहते हैं कि 2006 का और 2007 के दरमियान जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, जो 2007 और 2006 की जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट जो एरर टर्म्स हैं, चूँकि वो तो अननोन होते हैं, अगर उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप निकल आता है तो वो हमारा ऑटो कोरिलेशन कहलाता है। इसी को हम सीरियल कोरिलेशन भी कहते हैं। सो क्या हुआ जी? दिस मीन दैट डिस्टर्बेंस टर्म्स आर नॉट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बट पेयर वाइज ऑटो कोरिलेटेड। यानी वो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि टी पीरियड और T+1, यानी करंट पीरियड या इससे आने वाला अगला टाइम पीरियड जो है वो आपस में लिंक्ड है या उससे पिछले वाला पीरियड या वो लिंक्ड है। तो इन बोथ द केसेस वी से कि ये ऑटो कोरिलेशन है। ऑटो कोरिलेशन बेसिकली ये इशू है टाइम सीरीज डेटा का, क्रॉस सेक्शन में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जो प्रॉब्लम ये जो लिंक करता है ये करता है टाइम सीरीज डाटा में। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा जी? कंक्लूजन हमारी सारी बात का ये हो गया कि अगर करंट टाइम पीरियड का जो एरर टर्म है और जो प्रीवियस पीरियड का जो एरर टर्म है, अगर उन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशनशिप है, कोई इनमें आपस में है लिंक, तो हम उसको कहेंगे एरर टर्म। अगर ये दोनों में लिंक नहीं होगा तो फिर हम सॉरी उसको हम कहेंगे ऑटो कोरिलेशन। सो म्यू आई एंड म्यू जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि इनमें दरमियान आपस में अगर ये ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। सो सारी बात का लुबे लुबाब ये हुआ कि जब हमारे पास नॉर्मली टाइम सीरीज डेटा होता है तो उसमें जो करंट पीरियड के जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो प्रीवियस पीरियड के साथ डिपेंड कर रही होती है। जैसे हम अगर मैंने कहा कि अगर आप 10 साल का या 5 साल का GDP ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो करंट ईयर का GDP है वो पिछले ईयर के GDP पे डिपेंडेंट होता है और आने वाले ईयर का जो GDP है वो करंट ईयर के GDP पे के साथ लिंक हो सकता है। एक पैटर्न आपको बता रहा था, अनलेस एंड अनटिल कोई वार सिचुएशन या कोई ऐसा इवेंट हो जाए बड़ा जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाए, अदरवाइज आप पैटर्न देखेंगे कि तो वो एक तरह का आपको नज़र आ रहा होगा। तो डाटा में पैटर्न अगर एरर टर्म में आ जाए तो उसको हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। अब ये होती क्यों है? बेसिकली बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो रीज़न इसमें ये है हमारे डाटा में क्यों ऑटो कोरिलेशन आ सकती है। पहला है जी ओमिटेड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अगर हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में कोई ऐसा वेरिएबल मिस कर दिया जो कि इम्पोर्टेंट था तो फिर वो चला जाएगा एरर टर्म में। तो अब एरर टर्म हमें नहीं मालूम होती, तो चूंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे मॉडल के लिए
तो वो हमने एरर में डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो जब जब डाटा हमने कलेक्ट किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके दरमियान एक पैटर्न होगा जो हमारा जो एरर टर्म में डिपेक्ट करेगा, और इसकी वजह से डाटा में मॉडल में ऑटो कोरिलेशन हो जाएगी। सो इसको अगर आपने को याद हो तो हमने मेथडोलॉजी जब डिस्कस की थी इकोनोमेट्रिक्स की, तो उसमें हमने कहा था कि जो एक जो इकोनोमेट्रिशियंस होते हैं वो जो है स्पेसिफिकेशन एरर को बड़ा ज़रूर गौर से देखते हैं कि अगर कोई मॉडल, अगर आपने कौन से वेरिएबल्स दिए हैं और आया उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। सो वेरिएबल्स आपने जो सिलेक्ट करने हैं एक्सप्लेनेटरी, वो बड़े केयरफुली करने हैं। अगर वो सही नहीं हुए तो वो आपका जो मेन वेरिएबल है वो आपने मिस कर दिया, या इंपॉर्टेंट वेरिएबल आपने एक्सप्लेनेटरी नहीं लिया, इंडिपेंडेंट नहीं लिया, वो आपने उसके लिए कोई और वेरिएबल ले लिए, तो वो चला जाएगा एरर टर्म में, और जाहिर सी बात है उसके डाटा में एक पैटर्न होगा जिसकी वजह से ऑटो कोरिलेशन होगी। दूसरा इसका बड़ा रीज़न ये होता है इंटरपोलेशन। अब आप ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, आप में से आपको पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होती है सिंपल वर्ड्स में, कि अगर लेट सपोज आपके पास 10 साल का डाटा है, लेकिन 10 साल के डाटा में आपके पास एक ईयर का डाटा मिस है। लेट सपोज हमने 2001 से 2010 का डाटा लिया और उसमें 2006 का डाटा हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिशियन क्या करते हैं, वो फिर एवरेज कर लेते हैं पिछले ईयर के डेटा को और करंट ईयर के डेटा की। ये पूरी टेक्निक है, उसके अपने फार्मूलेज हैं, अब तो सॉफ्टवेयर्स में भी हो जाता है। तो डाटा को स्मूथ करने के लिए हम 2006 की वैल्यू उन डाटा में से ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अगेन प्रीवियस ईयर का टाइम पीरियड और करंट आने वाले टाइम पीरियड को आपने लिंक कर दिया, तो उसकी वजह से उसमें डाटा में ऑटो कोरिलेशन हो सकती है। सो स्मूथिंग प्रोसेस वी डू एवरी द ट्रू डिस्टर्बेंस ओवर टर्म ओवर द सक्सेसिव टाइम पीरियड। तो जो सक्सेसिव टाइम पीरियड है, यानी यू आई की वैल्यूज हैं, करंट एरर टर्म, पिछला एरर टर्म, उससे पिछला एरर टर्म, आई रिप्रेजेंट बेसिकली टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटर रिलेटेड हो जाएंगे। मिस स्पेसिफिकेशन क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर बात की कि एक तो आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मिस कर दिया, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा आपने ये किया कि आपने प्रॉपरली वेरिएबल को स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आर रैंडम फैक्टर सच एज वॉर्स एटसेट्रा जो हैं, या ड्रॉट्स हैं, खुश्कसाली हो गई, इनका इफेक्ट एक साल पे नहीं रहता। अगर आप जीडीपी ले रहे हैं तो पिछले साल की खुश्कसाली का इफेक्ट इस साल की प्रोडक्शन के ऊपर भी आएगा। तो अगर आप वॉर्स को अब रैंडम एरर ले लिया, तो इसका मतलब है कि या जो वॉर हुई या ड्रॉट्स हुई, खुशहाली हुई, कहत हुआ, अगर आपने उसको एरर टर्म में रखा हुआ है और आप जीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, तो करंट ईयर का जीडीपी जो है वो पिछले ईयर की खुशहाली की वजह से भी इफेक्ट होगा। सो देखें इसमें लिखा है लो एग्रीकल्चर क्रॉपिंग इन वन पीरियड हैज़ ए इन्फ्लुएंस ओवर सेवरल अदर वेरिएबल्स एंड द टाइम पीरियड एज वेल, तो उसकी वजह से ये ऑटो कोरिलेशन भी हो सकती है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन, ये मोस्ट कॉमनली ऑर्डर कोरिलेशन है। ये आपको एक मॉडल नज़र आ रहा है जो नॉर्मल सा मॉडल है, बीटा 1 है, एक्स फिर इसका एक्स वेरिएबल है, पहला है, दूसरा वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी है, तीसरा वेरिएबल ये टाइम पीरियड्स की वैल्यूज़ बता रहा है। ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन विच करंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एरर टर्म यूएटी फंक्शन ऑफ द प्रीवियस, इसमें लैग्स आ जाते हैं। लैग्स क्या होता है कि पिछली वैल्यूज़ आपकी जो है या वो इफेक्ट कर रही हैं करंट। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आप माने मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं या कोई फिस्कल पॉलिसी, तो उसका इफेक्ट अगले साल में जाके नज़र आता है। तो जो अगले साल की प्रोडक्शन या अगले साल के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पिछले साल की मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आ रहे हैं, तो या फिस्कल पॉलिसी की वजह से आ रहे हैं। तो ये लैग्स, इसको बोलते हैं लैग, कि अगले जब आप टाइम पीरियड को अगले टाइम पीरियड के साथ लिंक कर देते हैं, उसका इफेक्ट उधर नज़र आता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन में हम ये फिर क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास कोफिशिएंट रो है, जो ये आपको जो पी की शक्ल में जो नज़र आ रहा है, ये ग्रीक लेटर है रो। इसकी वैल्यू रेंज करती है -1 से +1 तक, और इसको सॉफ्टवेयर में भी कैलकुलेट हो जाता है, एक्सेल में भी हो जाता है। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अगर 1 की तरफ आ जाता है तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन होगी, और अगर -1 की तरफ चला जाता है तो ये नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होगी। अब ये पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन और नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन क्या होती हैं, ये ज़रा ग्राफ के ज़रिए समझ लें। लेकिन जब आपकी जो करंट एरर टर्म है वो प्रीवियस एरर टर्म के पैटर्न पे ही चल रही है, यानी वैल्यू करंट एरर टर्म की पिछले एरर टर्म की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो करंट वाली उससे कम हो रही है, फिर आने वाला ईयर की उससे कम हो रही है। तो ये एक पैटर्न जब नज़र आता है उसमें, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है। अब आप ये देखें,
ये वैल्यूज़ अगर ये बढ़ रही हैं तो सारी बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है। फिर ये कम हो रही है तो कम होती चली जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। तो जो करंट ईयर की है एरर टर्म और प्रीवियस ईयर के टर्म एक डायरेक्शन में जाती हैं, ये एक ट्रेंड दिखाती हैं, तो उसको हम पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन कहते हैं। जबकि नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन क्या होती है कि करंट ईयर का जो एरर टर्म है वो प्रीवियस ईयर के एरर टर्म से अपोजिट हो जाता है। तो अब ये देखें कि पहले नीचे था, कम थी वैल्यू, फिर बढ़ गई, अगली वैल्यू फिर नीचे आ गई, यानी नेगेटिव में चली गई, फिर पॉजिटिव में चली गई। तो इस तरह की जो फ्लक्चुएटेड होती हैं एरर टर्म्स की वैल्यूज़ अगर आएँ तो उसको नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन कहते हैं। मोस्टली इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में जो डाटा होता है वो पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर वॉर है तो उसकी वजह से, या ड्रॉट्स हैं, कहत है, खुशहाली है, तो उसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रोडक्शन कम होगी। और आहिस्ता अगर आप जब वॉर से निकलते हैं, जैसे अभी देखें बहुत सारे कंट्रीज़ वॉर से आहिस्ता सा रिकन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो उनकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर 2010 में वॉर ख़त्म हुई थी तो 11, 12, 13, 14 ईयर्स आप देखेंगे तो उनमें आपको उनकी प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नज़र आएगी। तो ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं, या जीडीपी देख लें या एक्सपोर्ट्स देख लें, जितने भी उनके वेरिएबल्स हैं तो उनमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर एकदम किसी मुल्क में रिसेशन आ जाए तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है या एक्सपोर्ट्स हैं या बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो कम होते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ एक क्वार्टर में कम हुए, अगले क्वार्टर में उससे कम हुए, अगले क्वार्टर में उससे कम हुए। तो जब इस तरह की एरर टर्म्स की वैल्यू नज़र आएंगी तो उसको हम पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन कहते हैं। तो मोस्टली इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन होती है, लेकिन बहरहाल नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन भी एग्जिस्ट करती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जी? इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सिंपल हैं, हेटेरोस्केडास्टी की तरह मिलते जुलते हैं। आप वो वीडियोस भी देख लें, वो वीडियो भी देख लें। आपके एस्टिमेटर तो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट तो रहेंगे, लेकिन इनएफिशिएंट हो जाएंगे। आपको पता है इन एफिशिएंसी के लिए वेरिएंस का मिनिमम होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ तो बात ही वेरिएंस की हो रही है कि वो कभी लिंक होगा तो उसका कोवेरियंस डिस्टर्ब होता रहेगा। तो जब एस्टिमेटर इनएफिशिएंट हो जाता है तो वो ब्लू नहीं रहता। जब ब्लू नहीं रहेगा तो जितनी भी टेस्टिंग करेंगे, टी टेस्ट लगाएंगे, एफ टेस्ट लगाएंगे, जो भी करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स वैलिड नहीं रहेंगे। और ये देखें लास्टली लिखा हुआ है कि इन मोस्ट केसेस आर स्क्वेयर विल बी ओवर एस्टिमेटेड एंड टी टेस्ट विल टेंड टू बी हायर। तो वो जो टेस्ट लगाए थे जो हमने, वो भी इनवैलिड हो जाएंगे। सो आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेक्शन में, जिसमें हम डर्बन वाटसन टेस्ट को कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकली एक्सप्लेन कर लें। कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी टाइम से कहा हुआ था मेरी एक्चुअली और भी कुछ मसरूफियात होती हैं। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर लूँ। इन केस ऑफ डिले प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू सून।